हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय योजना के इस ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड देयर डेवलपमेंट, यानी भू आकृतियाँ और उनका विकास। तो आज हम लोग भू आकृतियों के बारे में ही बात करेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लैंड फॉर्म्स तो मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं, लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ नॉर्मली आप उनको बोलते भी हैं, लेकिन कभी उनके मीनिंग पे हम लोग नहीं जाते हैं। नॉर्मली बोल देते हैं लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ, पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन भू आकृतियाँ वास्तव में क्या है, कैसे बन रही हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म है, भूगोल में उनका क्या रोल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं भू आकृतियाँ, लैंड फॉर्म्स, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक अगर हम जाएं तो आप लोगों ने पढ़ा है, रिलीफ के बारे में पढ़ा था, रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो आप धीरे धीरे आप लोगों ने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली और सारे रिलीफ्स पढ़ लिए, सारे ऑर्डर्स पढ़ लिए, जिसमें आपको पता भी नहीं चला कि आपने कब कैटेगराइज़ किया उनको और कब उनको पढ़ लिया। ठीक है, डेली मैं इनको कैटेगराइज़ करता, डेली आपको पढ़ाता, समझाता, तो आपको लगता कि हाँ ठीक है, हमने आज फर्स्ट ऑर्डर किया, आज सेकंड ऑर्डर किया, थर्ड ऑर्डर किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारी बात हो रही थी, तो उसमें आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन की बात आती है। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो ठीक है हो गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर क्या था, जो फर्स्ट ऑर्डर पे इंडोजेनेटिक फोर्सेस काम करते हैं। तो अभी आपने जो 2 दिन से पहले जो क्लास जितना हुआ है, सारे लैंड फॉर्म्स वही पढ़े, सारी भू आकृतियाँ वही पढ़ी जो आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। आंतरिक बल किस तरह से सतह पे, सरफेस पे, पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे या क्रस्ट के बाहरी भाग पर भू आकृतियों का विकास करते हैं। ठीक है, तो सारा जो जितने भी लैंड फॉर्म्स थे वो सारे कैसे थे, आंतरिक बलों के द्वारा या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा या एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के द्वारा बने हुए लैंड फॉर्म्स थे। और आपने उनको पढ़ा, 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम लोग करते चले आए। और आपको ये भी याद होगा कि स्टार्टिंग में ही हमने फर्स्ट क्लास में अपने जब जियोमॉर्फोलॉजी की बात की थी, तब लैंड फॉर्म्स के बारे में बात की थी, भू आकृतियों की बात की थी, क्योंकि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और वो क्या है, भू आकृतियों का विज्ञान ही तो है। जो लैंड फॉर्म्स है उनका एक साइंटिफिक स्टडी तो है। तो अब देखिए, अब लास्ट हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। 1-2 क्लास के बाद आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेक्शन है, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए, स्टार्टिंग में हमने लैंड फॉर्म्स की बात की और लास्ट में भी हम लैंड फॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक, क्या इसके बीच में हमने लैंड फॉर्म्स की बात नहीं की? इसके बीच में भी हम लैंड फॉर्म्स की लगातार बात करते चले आए। डेली हर दिन हमने क्लास में भू आकृतियों के बारे में ही पढ़ा है, बस हमने उनको थोड़ा सा स्पेशल रेफरेंस नहीं बताया, स्पेशल रेफरेंस में नहीं लिया कि हाँ आज हम इस क्रम के उच्चावच पढ़ेंगे, आज इस क्रम के उच्चावच पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो आपने स्थलाकृतियाँ पढ़ी थी वो सारी क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो महाद्वीप और महासागर होते ही हैं, सेकंड ऑर्डर में आपने आंतरिक बलों के द्वारा या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा जितने भी स्थलखंड थे वो सारे पढ़ लिए। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या बनेंगे, वो रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर बनेंगे। अब जिन स्थलाकृतियों की बात, जिन लैंड फॉर्म्स की बात या जिन भू आकृतियों की बात हम लोग करने जा रहे हैं, स्पेशली जिनके लिए टॉपिक बनाया है आज का, वो हम सब जो है वो रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर के अंदर आने वाली स्थलाकृतियों की बात करेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह जुड़ी हैं ये मैंने आपको आज दोबारा से समराइज़ किया कि कैसे हम पहले टॉपिक पे थे और आज हम अंत में फिर उसी टॉपिक पे आ गए। यानी एक साइकिल बन गई, यहाँ पे भी एक चक्र बन गया। स्टार्टिंग से हम रिलीफ के बारे में बात कर रहे थे और वही रिलीफ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा भी था कि ये सारे रिलीफ के आसपास या पूरे रिलीफ के आसपास ही भू आकृति विज्ञान घूमती है, यानी उच्चावचीय अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान है। तो वही उच्चावचीय अध्ययन हम लोगों ने सारा किया है और आगे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, और मुझे लगता है कि समझ में काफ़ी कुछ आ रहा होगा और भूगोल पढ़ने की अब एक आदत पड़ गई होगी। ठीक है, तो आप उसको समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए और हम इतना चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं भू आकृति की। भू आकृति ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमें स्थलखंड दिखाई दे रहा है वो भू आकृति ही होता है। भूमि पर बनने वाली विशिष्ट प्रकार की जो आकृतियां हैं,
बंद हो गई ये वाली जलना चाहिए और ये वाली चली जाएगी। हाँ, तो हम लोग भू आकृतियों की बात कर रहे थे। तो भू आकृतियों में अगर आप एक परिभाषिक शब्दों में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं छोटे से मध्यम आकार तक के जो भूखंड होते हैं भू आकृति कहलाते हैं। नॉर्मली आपको ये समझना है कि भू आकृतियाँ जो स्थल मंडल पर छोटे बड़े जितने भी भूखंड आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, भू आकृतियाँ या लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। अब एक चीज़ होती है लैंडस्केप। लैंडफॉर्म्स तो आप सब समझते हैं। लैंडस्केप यानी भूदृश्य, भू आकृति और भूदृश्य, ये थोड़ा समझने की बात है कि भू आकृति और भूदृश्य में क्या अंतर है। भू आकृति के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि छोटे से लेकिन मध्यम आकार तक के जो भी जितने भी भूखंड हैं वो सब क्या कहलाते हैं, भू आकृति कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारी भू आकृतियों से मिलाकर एक भूदृश्य बनता है। यानी आप कह सकते हो कि एक प्रकार के स्वभाव रखने वाले जो भू आकृतियाँ हैं उनका जो समूह है, जो ग्रुप है, वो क्या कहलाता है, भूदृश्य कहलाता है। ऐसी भू आकृतियाँ जो अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ में एक जैसे हों तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक भूदृश्य की रचना करते हैं। अब भू आकृतियाँ हम पढ़ रहे हैं, भू आकृतियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भू आकृतियाँ भू आकृतिक प्रक्रियाओं से बनती हैं। ये सब चीज़ें हम लास्ट अपने क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि भू आकृतिक प्रक्रम क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या हैं और आपका ये लैंडफॉर्म्स क्या हैं। तो जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं ही तो भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, लैंडफॉर्म्स का को क्रिएट करती हैं, उन्हें बनाती हैं, उनका निर्माण करती हैं। कौन? भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो अब ऐसा है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं और बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं। जैसे कभी आपसे कोई पूछता है कि भू आकृति बनते हुए आपने देखा है, तो आप कहेंगे नहीं देखा है, क्योंकि हमें उनका आभास नहीं हो पाता। आभास हमें उनका इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भू आकृतिक प्रक्रियाएँ हैं वो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं और एक लंबा समय उनको लगता है किसी भी स्थलखंड को बनाने में, किसी भी भू आकृति को बनाने में। इसलिए हम कह देते हैं कि जो भू आकृतियाँ हैं, भू आकृतिक प्रक्रम है, वो बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं और उनसे बहुत लंबे समय में भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसलिए हमें भू आकृति बनने का आभास अनुभव नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भू आकृतिक भू आकृतिक प्रक्रम क्या है, एजेंट क्या है और भू आकृतियाँ क्या हैं। भू आकृतियों का किस तरह से एजेंट से और प्रक्रम से उनका संबंध होता है। अब इसमें भी एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि भू आकृति बनने का एक लंबे समय में बन रही है भू आकृति या कम समय बन रही है, तो वो जो भू आकृतिक प्रक्रम है उसकी सक्रियता पर निर्भर करेगा कि वो जो भू आकृतिक प्रक्रम है वो कितना सक्रिय है। जैसे कि भू आकृतिक प्रक्रम में आपने देखा ही गतिशील प्रक्रम के बारे में हम लोग कल से परसों से बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो भू आकृतिक प्रक्रम है वो उसकी सक्रियता क्या है, उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा कि वो भू आकृतिक प्रक्रम कितना एक्टिव है और उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो सक्रियता है, वही स्थलखंड के निर्माण का निर्धारण करती है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आगे समझना है कि भू आकृतियाँ क्या हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, उनका विकास कैसे हो रहा है और उनके विकास में कौन कौन से जो क्रियाएं हैं या तत्व हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें भू आकृतिक प्रक्रम, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ और भू आकृतिक कारक या एजेंट। तो हम जो स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो भू आकृतिक जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, बाह्य जात प्रक्रम से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर अपक्षय के बाद अपरदन
प्रभावी हो जाता है, ठीक है। और अपर्दन के साथ निक्षेपण भी प्रभावी हो जाता है। तो अपर्दन के बारे में आपने पढ़ा कि अपर्दन क्या करता है, प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा सागरीय तरंगें, इनके द्वारा क्या होता है, किसी भी चट्टान का अपर्दन होता है। और अपर्दन कब होता है, अपक्षयित पदार्थ का अपर्दन होता है। तो जब किसी चट्टान का अपर्दन हो रहा है, टूटे हुए भाग का, मलबा का, अवसाद का अपर्दन हो रहा है, तो उसका निक्षेपण भी होगा। तो इसका मतलब आपको सीधा ध्यान रखना है कि अपर्दन और निक्षेपण ये दोनों क्रियाएं साथ चलेंगी। परिवहन भी जुड़ा रहता है, लेकिन परिवहन से कोई अलग स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता। जो अपर्दित पदार्थ है उसी का परिवहन किया जाता है और उसी परिवहित या अपर्दित पदार्थ का निक्षेपण होता है, जिससे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि कोई भी स्थलखंड का जब अपर्दन हो रहा है तो अपर्दन से भी क्या होता है, स्थलखंड का रूप परिवर्तित हो जाता है, स्वरूप चेंज होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। यही तो था रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति पर एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करते हैं, तब रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर का निर्माण होता है। तो आज जो स्थलखंड हम पढ़ने वाले हैं वो सब रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले हैं। जो नाम आपको उस समय सुनने में थोड़े अजीब लग रहे थे वो अब आपको समझ में आ जाएंगे और उनका वो आपको अच्छे भी लगने लगेंगे, याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो आपको यहाँ एक बात और ध्यान से समझनी है कि जब किसी चट्टान का, जैसे ही किसी चट्टान का अपर्दन होता है तो अपर्दन होने से चट्टान के रूप में परिवर्तन आता है। और रूप में परिवर्तन को ही हम स्थलाकृतियों के रूप में परिवर्तन को ही तो जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इसलिए आप समझते हुए, ध्यान से एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। तो किसी भी चट्टान का अपर्दन होने से उसके रूप में परिवर्तन आता है, एक तथ्य ये है। दूसरा क्या है कि जब चट्टान का अपर्दन होगा, वो टूटा हुआ पदार्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, यानी उसका परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके बाद वो निक्षेपण हो रहा है। तो आप देखिए जो स्थलमंडल है, जो पृथ्वी की बाह्य सतह है, उसमें जो स्थलाकृतियाँ, रूप परिवर्तन तो फिर से हो रहा है, यानी स्थलखंड का जो स्वरूप है वो फिर से परिवर्तित हो रहा है। तो स्थलखंड का स्वरूप अपर्दन से भी परिवर्तित होता है और निक्षेपण से भी परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अपर्दन, भू आकृतियाँ, अब आप क्या कह सकते हो, अपर्दन से भी नई भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है और निक्षेपण से भी नई भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो भू आकृतियों का जो ओरिजिन हो रहा है, उनकी जो उत्पत्ति हो रही है, वो आप देखिए अपर्दन से भी हो रही है और निक्षेपण से भी हो रही है। जब किसी स्थलखंड का इरोजन हो रहा है, तो इरोजन यानी लैंडफॉर्म का जब इरोजन हो रहा है, तो इरोजन से भी एक नया लैंडफॉर्म बन के तैयार हो रहा है। अभी आप देखेंगे आगे कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब इरोजन हो रहा है तो भी एक नया लैंडफॉर्म बन रहा है, इसका मतलब कहेंगे भू आकृतियों का की उत्पत्ति हो रही है, उनका विकास हो रहा है। और निक्षेपण है तो निक्षेपण से भी क्या है, एक नए प्रकार की भू आकृति का जन्म हो रहा है। अब जो निक्षेपित पदार्थ है, यानी जो डिपोजिशन से जमा हुआ है, जिसका डिपोजिशन हो गया है, वहाँ पे नया लैंडफॉर्म बना है, उसका भी तो फिर से अपर्दन होगा, उस पर भी तो अपर्दनकारी शक्तियाँ काम करना शुरू करेंगी। ऐसा तो नहीं कि एक बार उसका अपर्दन हो गया, अपर्दन से पदार्थ टूटा और वो निक्षेपण द्वारा कहीं जमा और वो फ्री हो गया। जब सारी प्रकृति के खुले आकाश के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जब अपर्दन द्वारा कोई पदार्थ टूटता है और वो टूटा हुआ पदार्थ कहीं जम जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तो उस निक्षेपित स्थलाकृति पर, उस निक्षेपण पदार्थ पर भी फिर से अपर्दनकारी शक्तियाँ काम करती हैं और फिर से उसको प्लेन करने की कोशिश करने लगेंगी। क्यों? क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स के जो एजेंट्स हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी टेंडेंसी ये है कि जो भी लैंडफॉर्म पृथ्वी के बाह्य सतह पर जो भी उठा हुआ स्थल भाग है, उत्थित भूखंड, अपलिफ्टेड लैंड मास, उसको काट छाट के प्लेन करना या ग्रेडेशन करना या प्लेनेशन करना, ये उनकी टेंडेंसी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भू आकृतियाँ हैं वो अपर्दन के स्वरूप के द्वारा भी उनका स्वरूप परिवर्तित होता है और निक्षेपण के द्वारा भी उनका स्वरूप परिवर्तित होता है। अब अगर हम भू आकृतियों के विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब यही है कि विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करना, ठीक है। जैसे कल डेविस ने बताया था कि किसी भी स्थलखंड का निर्माण एक ऐतिहासिक काल में होता है और उसको विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। जो अवस्थाएं उन्होंने युवा अवस्था यानी यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था मैच्योर स्टेज,
और वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज बताया। तो स्थलखंड के बनने से लेकर उसके उत्थान या उठने तक, और उठने के बाद उसके अपर्दन से लेकर उसके संप्राय मैदान में बदलने तक का जो काम है, वो सारा स्थलाकृतियों के विकास और उनकी उत्पत्ति के अंतर्गत सब आता है। ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं कि किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार उनका विकास और विनाश हो रहा है। तो जो विकास की बात की या डेवलपमेंट की बात की, तो वो डेवलपमेंट एक लंबे पीरियड में होता है और 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें किसी भी स्थलखंड को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें आप कह सकते हो कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी जो अवस्थाएं हैं वो कैसे होती हैं, स्थलखंड के की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित होती हैं। अब भूतल पर परिवर्तन की हम बात करें तो पृथ्वी तल पर परिवर्तन सबका जो सबसे लाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, अपर्दन की क्रिया है। और अपर्दन की क्रिया के बारे में हम अच्छे से अब तक समझ गए कि अपर्दन प्रवाहित जल, भूमिगत जल यानी रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, हिमनद या ग्लेशियर, पवन, विंड्स और मैरीन वेव्स या सागरीय तरंगों के अपर्दनकारी तथा निक्षेपणकारी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अब एक बात हमें यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि भू-आकृतिक प्रक्रम, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं, भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, उनके बारे में हमने बात की थी। तो भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं और भू-आकृतिक कारक हैं, वो क्या हैं, अपर्दन तथा निक्षेपण करने में सक्षम है। मतलब कि कोई भी भू-आकृतिक प्रक्रिया की हम बात करें या हम किसी भी भू-आकृतिक कारक की बात करें, मतलब कि जो जैसे बहता जल है या हिमनद है या भूमिगत जल है, ये सब क्या है, भू-आकृतिक कारक हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब अपर्दन और निक्षेपण करने में सक्षम है, ये दोनों कार्य कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो अपर्दन का कारक है उसके द्वारा 2 प्रकार के स्थलखंडों का निर्माण होगा, एक अपर्दनात्मक स्थलखंड और दूसरा निक्षेपात्मक स्थलखंड। ठीक है, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम की हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है कि अपर्दन के कारक क्या हैं, अपर्दन की प्रक्रियाएं, अपर्दन के प्रक्रम, इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना है कि अपर्दन का जो कोई भी कारक है, चाहे वो नदी हो या उसको रनिंग वाटर कह दें, या हिमानी हो या अंडरग्राउंड वाटर हो या आपका विंड्स हो या मैरीन वेव्स हो, ये सब क्या हैं, अपर्दन के कारक हैं। और ये सब के सब उसके भू-आकृतिक कारक हैं, और ये सब क्या हैं, अपर्दन भी करने में सक्षम हैं और डिपोजिशन यानी इरोजनल वर्क भी करते हैं और डिपोजिशनल वर्क भी करते हैं। तो इरोजन से बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स होंगे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और जो डिपोजिशन से बनने वाले होंगे वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब आपकी समझ में एक बात आने लगी होगी कि लैंडफॉर्म्स, और अब उनकी धीरे धीरे कैटेगरी बननी शुरू हो गई। ठीक है, आउटर सरफेस की बात हो रही है, पृथ्वी की बाह्य सतह की बात हो रही है, या आप इसको ऐसे कहिए कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू बनने वाले लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है, या रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है। कितने तरीके से आप इन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भू आकृतियाँ क्या हैं और भू आकृतियों का विकास कैसे हो रहा है और भू आकृतियों को हम कितने ऑर्डर में बना सकते हैं। तो इसमें आपका जब हम स्पेशली भू आकृतिक कारकों की बात कर रहे हैं, यानी जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो स्पेशली आपके 2 टाइप के बन रहे हैं, जिनमें आपका एक इरोजनल लैंडफॉर्म होगा, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। तो जब क्वेश्चन आता है तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कई बार तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है। तो उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन में कोई हिमानी से दे दिया, कोई अंडरग्राउंड वाटर का दे दिया, कोई वायु का दे दिया, एक नदी का दे दिया। इस तरह से पूछ लिया गया, या इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं।
कई बार कैसे क्वेश्चन आता है कि उसने एक ही टाइप के दे दिए, उसने कह दिया कि रनिंग निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थलाकृति है, यानी कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है, और ऊपर नाम दे दिया कि रनिंग वाटर। अब उसने जो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो उसने आपको इरोजनल लैंडफॉर्म का नाम दिया है और 3 में उसने डिपोजिशनल दे दिया, लेकिन वो दिए एक ही के हैं, सारे रनिंग वाटर के दे दिए। अब आपने याद कर लिया कि रनिंग वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स आपने सारे याद कर लिए, लेकिन ये डिफरेंस नहीं देखा कि कौन सा इरोजनल है और कौन सा डिपोजिशनल है। तो इसलिए आपको इनको अभी स्टार्टिंग से ही कैटेगराइज करके ही आगे पढ़ना है कि कौन सा लैंडफॉर्म इरोजनल होगा और कौन सा डिपोजिशनल होगा। उसको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते रहिए कि लैंडफॉर्म्स जब कोई भी स्थलखंड है जब उसने उठना शुरू किया या कोई भी अपर्दन का जो प्रक्रम है वो जब कार्यशील हुआ, उसने अपना काम करना स्टार्ट किया, तो किस तरह से वो पदार्थों का अपर्दन कर रहा है। तो एक अवस्था तक वो अपर्दन करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्थलाकृतियाँ अगर टूट रही हैं, फूट रही हैं, उनका वो अपना मेन रॉक से मटेरियल अलग चला जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहीं ना कहीं जाके वो जमाव ज़रूर होगा। तो जब जमाव होगा तो क्या होगा, वो निक्षेपात्मक या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में चलेंगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरह से ये हो रहा है। अब इसमें जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, अभी फिर से देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम स्पेशली रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि बाह्य शक्तियों से, बाह्य जात प्रक्रम से बनने वाले जो स्थलखंड हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं। देखिए जैसे कोई भी पहाड़ है, आपको क्या बताया गया है कि कोई भी उत्थित भूखंड यानी अपलिफ्टेड पार्ट कोई भी है, कोई भी पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर कोई भी उठा हुआ भूखंड है, कोई भी स्थल भाग है, उस स्थल भाग पर अपरदनकारी शक्तियाँ काम करना शुरू करती हैं। तो अपरदनकारी शक्तियाँ जब काम करना शुरू करेंगी तो क्या होगा, वो मान लीजिए माउंटेन की बात हो रही है, पहाड़ को काट रही हैं या किसी भी स्थल भाग को काट रही हैं, तो स्थल भाग चट्टानों से ही तो बना होगा, ठीक है। तो चट्टानों का स्वभाव कैसा है, उनकी संरचना कैसी है, मतलब चट्टान कठोर है, कोमल है, पारगम्य मीन्स उसमें पोरस है, उसमें पानी जा पा रहा नहीं जा पा रहा है, या भ्रंश है, दरार है, जॉइंट्स कैसे हैं। उसके अलावा जो समुद्र तल वो अपनी जगह सी लेवल राइज नहीं कर रहा, सी लेवल की जो स्थायित्व है वो उसमें। दूसरा, पृथ्वी का जो विवर्तनिक हलचल है वो शांत है, कोई हलचल नहीं हो रही है, और जो जलवायु है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये इतने जो फैक्टर मैंने अभी आपको बोले, ये सब निर्धारण करते हैं शिलाकृतियों के उत्पत्ति में। मतलब क्या है कि कोई चट्टान का स्वभाव कैसा है, तो उस पर किस गति से अपरदनकारी शक्ति अपना काम कर पाएगी, चट्टान को काट पा रही है नहीं काट पा रही है, या चट्टान का स्वभाव मान लीजिए ऊपर सॉफ्ट रॉक से फिर अंदर हार्ड आ गई तो उसका जो क्रम है वो बदल जाएगा। विवर्तनिक हलचल कोई हो गई, टेक्टोनिक मूवमेंट सरफेस पे कोई आ गए तो उसमें व्यवधान आ जाएगा अपरदन चक्र में, और जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो भी चेंज आ जाएगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर अभी मैंने आपको बोले, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इन स्थलाकृतियों के निर्माण को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो चट्टान का स्वभाव, उसकी संरचना क्या है, चट्टान की विवर्तनिक स्थिति कहाँ है, कैसे है, जलवायु की क्या स्थितियाँ हैं, परिवर्तित हो रही नहीं, समुद्र तल का स्थायित्व है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर भू आकृतिक प्रक्रमों को प्रभावित करते हैं। और अगर ये मान के चला जाता है कि जो भू आकृतियों का निर्माण हो रहा है, ये सारे चीज़ें जो है वो कांस्टेंट हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तब इस चीज़ को माना जाता है। और जब ऐसा होता है, परिवर्तन आता है, तो उसको व्यवधान कहने लगते हैं, इंटरप्शन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन ऐसे कहने लगते हैं। अपरदन चक्र में व्यवधान आ गया कि जो साइकिल चल रही थी उस साइकिल में कोई भी बाधा रुकावट आ गई तो क्या होगा, वो चक्र में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, चलेगा तो लेकिन कुछ देर के लिए वो रुकावट आ जाएगी, तो व्यवधान या इंटरप्शन बोल देते हैं उसको। अब हम क्या करते हैं, अपरदन चक्र की बात कर रहे थे, तो अपरदन चक्र में जो नदी का साइकिल होती है हम उसको रनिंग वाटर कह देते हैं, प्रवाहित जल। ज़्यादातर आप जब भी बुक में पढ़ेंगे तो प्रवाहित जल शब्द आएगा। प्रवाहित जल मतलब रनिंग वाटर की बात हो रही है। रनिंग वाटर है सरफेस पे दो तरीक़ों से मिलता है, बहुत सारी मात्रा में परत वाला जल, और दूसरा संकीर्ण नदी, संकीर्ण घाटियों में बहता हुआ जल जो
नदी के रूप में होता है। तो जो प्रभावशाली है वो नदी घाटियों में बहता हुआ जल, यानी नदियाँ आप कह सकते हैं, या सरिताएँ या नदियाँ या रिवर्स कह सकते हैं, ये ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा नदी के बारे में समझ लेते हैं कि नदी किस प्रकार से स्थितियाँ बनाती है अपर्दन की और निक्षेपण की। ठीक है, तो एक कल डेविस की बात आपने पढ़ी थी, डेविस का अपर्दन चक्र, एक नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बनाया गया है, अपर्दन का सामान्य चक्र। तो अपर्दन के सामान्य चक्र में नदी को बेस माना गया, और ये माना गया है कि नदी किसी भी स्थलखंड को काट कर किस तरह से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई और अंतिम समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इस तरह से नदियों की अगर हम बात करें तो नदियों का क्या है कार्य, उनका भी कार्य ये है। नदी क्या है, नदी को हम भौगोलिक भाषा में क्या कहेंगे, प्रवाहित जल या रनिंग वाटर कहेंगे। और रनिंग वाटर क्या है, बाह्य जनित जो बल है या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है उसका एक एजेंट ही तो है रनिंग वाटर। अब तो चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। मैं थोड़ा आज हो सकता है फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। यहाँ मैंने आपसे बात की नदी की, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि लैंडफॉर्म क्या है, लैंडफॉर्म कैसे बन रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, उसके विकास के लिए, उसके बनने के लिए कौन से तत्व, कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, और उसके बाद उनको हम किस कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं, किस प्रक्रम के पास कितनी शक्ति है, किस प्रकार के वो स्थलखंडों का निर्माण कर सकता है। तो अब हम वन बाई वन उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास अपर्दन के कारक हैं, यानी जो इरोजनल एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। वो रनिंग वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्लेशियर होता है, विंड्स होती हैं, मैरीन वेव्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले उसमें जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रिवर का करने जा रहे हैं, रनिंग वाटर का करने जा रहे हैं। तो एक बात मैंने आपको और बताई कि जो रनिंग वाटर का एक साइकिल है, नदी किस तरह से किसी स्थलखंड को काट कर अपनी अंतिम अवस्था तक जा रही है, उसको एक नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मान लिया जाता है, अपर्दन की सामान्य अवस्था, अपर्दन का सामान्य चक्र मान लिया जाता है। और ये मान लिया जाता है कि सारी दशाएं स्थिर हैं, मतलब कि समुद्र तल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विवर्तिक घटना नहीं हो रही है, जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस दशा में कोई भी नदी किसी भी स्थलखंड को काट कर और अपनी अंतिम अवस्था तक कैसे पहुंच रही है। तो वो जो पूरा एक चक्र है, वो चक्र उसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या अपर्दन का सामान्य चक्र बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने विभिन्न अवस्थाएं देखी स्थलखंड की, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से यूथ, मैच्योर और ओल्ड। तो इसी तरह से हम रिवर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ भी यूथ, मैच्योर और ओल्ड इस कंडीशन जो है वो रिवर्स की भी आती है। नदी क्या है, बाह्य बल का एक कारक। और जब बाह्य बल का कारक है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी भी यही होगी कि वो जो भी धरातलीय सतह पर विषमताएं आ रही हैं उन सभी विषमताओं को समाप्त करके और फिर से उसको प्लेन बना देगी। यही स्थिति तो आएगी। नदी की जो टेंडेंसी है या किसी भी एक्सोजेनेटिक फोर्स की कोई टेंडेंसी क्या होगी कि जो भी स्थलखंड पर विषमता है, विषमता से मीन्स जो भी कोई स्थलाकृति बनी हुई है उस स्थलाकृति को काट छाट कर प्लेन करने का काम कौन करेगा, नदी करेगी। तो नदी अपने इस काम में लग जाती है और इस काम को करने के लिए वो क्या करेगी, स्थलखंड को काटना स्टार्ट करेगी और काटने के बाद क्या करेगी, उसको एक समतल प्राय मैदान में बदलने की कोशिश करेगी और उसके बाद क्या करेगी, खुद आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ठीक है, खुद आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आधार तल पर लाने का प्रयास करेगी, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो स्थलखंड है उसको आधार तल पर लाने का प्रयास करेगी। आधार तल क्या है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम नदी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल कोई नदी ग्लेशियर से निकली और निकलने के बाद वो पहाड़ों पे बहती हुई
एक लंबा रास्ता पहाड़ों पे तय करती है, उसके बाद फिर वो फुटहिल में आती है, यानी पर्वत और मैदान के संगम पे आती है। उसके बाद फिर मैदानी भाग में बहती है और मैदानी भाग में बहते हुए अंत में वो किसी सागर में जाके, समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक नदी का प्रोफाइल या उसकी एक स्थिति हो गई। तो नदी का जब ओरिजिन हो रहा है वो किसी ग्लेशियर से पिघल के, जो ग्लेशियर है वो पिघल कर नदी के रूप में आ रहा है, या आप कह सकते हो कि नदी का जब जन्म हो रहा है पहाड़ से और वो निकलनी शुरू हुई तो वो उसकी युवा अवस्था होती है, उसकी यूथ स्टेज होती है। ठीक है, यूथ स्टेज। यूथ स्टेज में क्या होता है, जो रिवर होती है वो ढाल के अनुरूप बहती है। पहाड़ पर आपने देखा होगा, कभी हिल स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा, नहीं कभी जाएं तो भी ध्यान दीजिएगा। अब जब कभी हिल स्टेशन जाएं तो इस भू आकृति को अपने दिमाग में रख के ज़रूर जाइएगा, इस भू आकृति विज्ञान को अपने साथ लेके ज़रूर जाइएगा। जब भी कभी भारत की सैर पे या कहीं किसी सैर पे जाएं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए कि किस तरह से जो चेंज आ रहा है, यानी हम स्थान परिवर्तन होने पर किस तरह से स्थलाकृतियों में चेंज आ रहा है, लैंडफॉर्म्स कैसे बदल रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बदलने पर किस तरह से लैंडफॉर्म बदल रहे हैं। अभी क्लाइमेट की बात कही थी, तो वो आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने पे ही आपको समझ में आ जाए किस तरह से क्लाइमेटिक चेंज होता है और लैंडफॉर्म्स में उसका असर दिखाई देता है। तो स्टार्टिंग में जो रिवर की टेंडेंसी होती है यूथ स्टेज में, यानी युवा अवस्था में वो क्या करती है, ढाल के अनुरूप बहती है। स्लोप कोई भी ढाल है और उस ढाल पर आप देखेंगे कि नदी, मान लीजिए हमारे पास कोई ये ऐसे स्थिति है और यहाँ से नदी निकल रही है तो सीधे बह के चली जाएगी, तो ढाल के अनुरूप बहती चली जा रही है और कटाव करेगी। माउंटेन रेंज अभी आगे ये बताऊंगा क्या होता है। तो ढाल के अनुरूप बहती है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, अनुवर्ती नदी है, सीक्वेंट रिवर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नदी का टाइप कैसा है, तो जो नदी ढाल के अनुरूप बह रही है वो अनुवर्ती नदी या सीक्वेंट रिवर होती है। तो जब नदी अपनी युवा अवस्था में होती है उस समय क्या होता है, उसकी जब ओरिजिन पॉइंट से निकली ही होती है तब उसकी लंबाई भी कम होती है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी कम होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ती है अपना अपर्दन करके अपनी घाटी का विस्तार करना स्टार्ट करती है। अब विस्तार कैसे होता है, यहाँ ये थोड़ी बात टेक्निकल है। कोई भी नदी अपनी युवा अवस्था में वर्टिकल इरोजन करती है, अपनी घाटी को गहरा करती है, यानी वैली को डीपेस्ट करने की कोशिश करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि जब कोई नदी अपनी युवा अवस्था में होती है तो युवा अवस्था में क्या करती है, वो निम्नवर्ती कटाव होता है। आप कह सकते हो कि जो डाउनवर्ड कटिंग हो रही है, जो धारा है, कोई भी नदी की धारा है और वो नदी की धारा क्या करती है, जिस बेड पे बह रही है इस बेड को काटने की कोशिश करेगी। यानी माउंटेन अगर यहाँ से निकल के ऐसे जा रही थी तो इसको काटने की कोशिश करेगी, ये जो इसका बेड है, और इसमें गहराई की तरफ, अंदर की तरफ जाएगी, निम्नवर्ती कटाव करेगी, इस टाइप से कटाव करेगी, साइड से नहीं करेगी, गहराई से। यानी कोई भी नदी बहती हुई जा रही है तो वर्टिकल इरोजन करेगी। जो पानी जिस रास्ते में जा रहा है तो वो पानी वाला जो भाग है वो पानी उसको क्या करता है, अपने बेड को काटता है। जिस बेड पर वो बह रहा है उसको वर्टिकली काटता है, यानी आप कह सकते हैं निम्नवर्ती कटाव, अपने जिस तल पे वो बह रहा है उस तल को काटता है। ठीक है, और निम्नवर्ती कटाव उसको आप कह सकते हैं या डाउनवर्ड कटिंग कह सकते हैं, या आप उसको टेक्निकली वर्टिकल इरोजन कह सकते हैं या लंबवत अपरदन कह सकते हैं। ये एक मुख्य दशा है, कंडीशन है, एक शर्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि नदी क्या करती है, अपनी युवा अवस्था में निम्नवर्ती कटाव करती है, लंबवत अपरदन करती है और डाउनवर्ड या डाउनवर्ड कटिंग करती है। जिससे क्या होता है, जिससे उसकी घाटी गहरी होती चली जाती है। नदी की जो घाटी है, रिवर वैली है, वो एकदम डीप और डीपेस्ट होती चली जाती है। जो आपने देखा होगा कि कहीं आप थोड़ा हिल स्टेशन जाइए, हरिद्वार से ऊपर आप उधर ऋषिकेश और उत्तर पौड़ी गढ़वाल या जो भी उत्तराखंड में कहीं जाएंगे, गंगा नदी को ही अगर हम मान लेते हैं अपना आदर्श, तो आप देख लीजिए कि क्या करते हैं, पहाड़ों पे बहुत पतली पतली घाटियाँ होती हैं और हम जा रहे होते हैं, बहुत गहराई में हमें नदी बहती दिखाई देती है।
तो वो बहुत, जो उनकी जो वैली है बहुत नैरो होती है, संकीर्ण घाटियों में बहती जाती है, लेकिन डीप होती है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब टेक्निक्स हैं। तो क्यों ऐसा कर रही है? वो अपनी यूथ स्टेज में है, अपनी युवा अवस्था में वहाँ पर पानी का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेग तीव्र होता है, और जो ढाल है वो भी खड़ा ढाल होता है। तो अभी आपको बताया कि ढाल के अनुरूप बहती है, इसलिए अनुवर्ती नदी या सीक्वेंट रिवर होती है। तो क्या करती है वो, यूथ स्टेज में होने के कारण अपनी वैली को डीपेस्ट, गहरे से गहरा करने की कोशिश करती है, और क्या करती है, डाउनवर्ड कटिंग करती है, निम्नवर्ती अपरदन करती है, या लंबवत या वर्टिकल इरोजन करती है, जिससे क्या होता है उसकी जो मान लीजिए इस माउंटेन से यहाँ से नदी निकल रही थी, यहाँ से इस तरह से बहती हुई जा रही है, पूरा एक देख सकते हैं इस तरह से माउंटेन का सिस्टम है ये, और यहाँ से नदी बहती ये जा रही है। तो क्या करेगी, ये अपनी वैली को डीप करेगी, डीपेस्ट करेगी। तो ये ऐसी बन जाएंगी स्थितियाँ। ये रिवर यहाँ निकल रही है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसी बनती चली जाएगी स्थिति। ठीक है। और क्या बनेगा, माउंटेन कोई भी है तो इस टाइप से स्थिति बन जाएगी। और यहाँ से नदी जा रही है ये। ठीक है, थोड़ा और इसमें आप ऐसे कर सकते हो, इस टाइप की स्थिति बना सकते हो। कोई भी आप चट्टान इसको दे दो ऐसे, और ये कटिंग, और ये स्थिति ऐसी। अब आप इसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि जब नदी वर्टिकल इरोजन कर रही है, ये है, ठीक है, यहाँ से इसने काटा इसको, तो वर्टिकल इरोजन घाटी को गहरा कर रही है। जब गहरा कर रही है तो जो उसका रास्ता, जो उसका जितने जगह में स्थान पर वो बह रही है, वो कैसी घाटी, उसकी वैली कैसी हो जाएगी, काफ़ी नैरो, संकीर्ण हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गहरी रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब घाटी गहरी करती चली जा रही है तो शेप कैसी होगी, शेप इस टाइप से खुलती चली जाएगी। माउंटेन जब इसने इसको काटा है तो शेप ये ऐसी खुलती चली जा रही है, जो अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखने लगता है, जिसको क्या बोल देते हैं, वी शेप वैली बोल देते हैं। ठीक है। गार्ज और कैनियन बनाती है, जैसे कि आपने सुना होगा सिंधु नदी, इंडस, ग्रेट हिमालय में क्या करती है, उसने ग्रेट हिमालय को काट के एक गार्ज बनाया है। ठीक है, तो वो गार्ज क्या है, सिंधु नदी बहती जा रही है और उसके रास्ते में रुकावट आई, कौन, ग्रेट हिमालय। उसने ग्रेट हिमालय को काटना शुरू किया और सिंधु गार्ज या सिंधु खड्ड बनाया, और उस खड्ड में से अपने लिए रास्ता निकाला और बहती चली गई। तो वो क्या है, उस समय उसकी जब ये गार्ज या कैनियन बना रही है, जैसे ग्रैंड कैनियन भी आपने सुना होगा, कोलोराडो नदी पे बना है, कोलोराडो नदी ने बनाया है, कहाँ है ये आपको ध्यान देना है, ढूंढिएगा आज कहाँ है, वर्ल्ड रीजनल स्टडी आ गई यहाँ पर। तो जब वो अपनी यूथ स्टेज में है तब वो क्या कर रही है, अब वर्टिकल इरोजन कर रही है। वर्टिकल इरोजन करने से उसके जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे, उसकी घाटी है वो नैरो या संकीर्ण हो जाएगी, पतली हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। तो ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना होगा। और इस तरह से वो वी शेप वैली और कैनियन और गार्ज, ठीक है, गार्ज, कैनियन, इनको अभी आगे मैं फिर से बताऊंगा ये क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस अभी कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है, जब रिवर अपनी यूथ स्टेज में है यानी तरुणावस्था या युवा अवस्था में है, तब उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपनी घाटी को गहरा करने की कोशिश करेगी। लेटरल इरोजन उसमें नहीं होगा, पार्श्वीय अपरदन नहीं होगा, लंबवत अपरदन होगा। ये शर्त ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, उसी शर्त से ये चीज़ें निकल के चली जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होगी। पहाड़ों पे आप जाते हैं, आप किसी भी नदी का देखिए, पहाड़ पे क्या स्थिति है, उनकी चौड़ाई नहीं मिलेगी इतनी, लेकिन गहराई मिलेगी।
और आप अपने आसपास शहर, अगर आप मैदानी भाग में रहते हैं तो उसके आसपास कोई नदी बह रही हो, तब आप देखना कि वो कितने बड़े एरिया में बह रही होती है। तो उस समय वो अपनी यूथ स्टेज में नहीं है, ठीक है। तो यूथ स्टेज में जब वो होगी तब वो ये प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगी कि उसकी जो घाटी है वो चौड़ी कम होगी लेकिन गहरी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई की अपेक्षा उसकी जो गहराई है वो ज़्यादा होगी। किनारे एकदम खड़ी दीवार, खड़े कगार आपको दिखाई देंगे और वो अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा बन जाएगा। तो खासकर आपको ये ध्यान देना है, ये वाली स्थिति बन जाएगी और माउंटेन ऐसे निकलते चले जा रहे हैं और इसने माउंटेन को काटा और ये बहती चली गई। तो ये किनारे खड़े कगार, खड़े ढाल वाले हो गए, आप देखिए। और ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है जब आप पहाड़ों में किसी नदी को बहते हुए देखते हैं। तो क्यों, कब ऐसा होता है कि वो अपनी यूथ स्टेज यानी युवा अवस्था में उस समय होती है, ठीक है। अब इस अवस्था में केवल कैसा कटाव होगा, जो निम्नवर्ती कटाव है या वर्टिकल इरोजन है वही तो अधिक होगा, लैटरल इरोजन बहुत कम होता है, इसलिए जो घाटी है वो उसकी संकीर्ण या पतली रहती है। उसमें जो लैटरल इरोजन है वो ना के बराबर होता है। अब इसी क्रम में कुछ चीज़ें और बन जाती हैं कि जब वो बहती हुई जा रही है, मान लीजिए यहाँ इस भाग पर बह रही थी, ये पूरा कोई हिस्सा है, इस पे नदी यहाँ बहती जा रही है। तो इसके रास्ते में कुछ कमज़ोर चट्टानें पड़ी तो उनको ये इसने काटा। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, कमज़ोर चट्टानें पड़ी और इसने इसको, ये जो हिस्सा था इसने अपने इसको काट दिया, ये हिस्सा कट गया, ठीक। ये जितना हिस्सा था वो कटता चला गया। अब क्या होगा, नदी इसी स्थान से नीचे गिरनी शुरू हो गई। और देखिए यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल नज़र आने लगा होगा, एक जलप्रपात की रचना हो गई। तो आप इसको कह सकते हो, जहाँ पर नदियाँ पर्वत एवं प्रतिरोधी शैल से होकर गुजरती हैं और कमज़ोर चट्टान वाले जो भाग रास्ते में पड़ते हैं उनको क्या करती है, काट देती है वहाँ से, जिससे जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ, रैपिड्स, ये अगर छोटे छोटे बन जाते हैं, कई सारे अलग अलग छोटे छोटे, तो वो क्या कहलाते हैं, रैपिड्स कहलाते हैं। मान लीजिए यहाँ था, ये अलग छोटे छोटे, ये फिर ये अलग, इस टाइप से बन जाते हैं, तो रैपिड्स या क्षिप्रिकाएँ कहलाते हैं। और बड़े हिस्से को काट के अगर अधिक ऊंचाई से गिर रही है तो वो जलप्रपात या वाटरफॉल होता है। तो ये कब हो रहा है, इसकी यूथ स्टेज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी अवस्था में ये क्या करती है, अपनी घाटी को जब गहरा करेगी, यानी वर्टिकल इरोजन कर रही है। जब वर्टिकल इरोजन कर रही है, मान लीजिए जिस बेड पर ये बह रही थी, इसी बेड पे, और ये पानी है इसमें, तो इसको वर्टिकल इरोजन करेगी तो इसको काटेगी, तोड़ेगी ना, ड्रिल करेगी। ये तो कल बात हो रही थी, ड्रिल करेगी। किससे ड्रिल करेगी, इसके साथ जो क्या है, इरोजनल टूल्स, अपर्दनात्मक या अपर्दन के यंत्र, उन अपर्दन के यंत्रों के द्वारा इसको ड्रिल करेगी, गड्ढे करेगी, इसमें इसको खोदेगी, जिनको जलज गर्तिका या जल गर्तिका या पॉट होल्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, नदी के द्वारा बन रही हैं। कब बन रही हैं, यूथ स्टेज में बन रही हैं। तो अब आपको थोड़ा ये चीज़ समझ में आई होगी कि यूथ स्टेज में क्या हो रहा है, नदियाँ अपनी वैली को डीपेस्ट करने की कोशिश करती हैं, गहरे से गहरा करने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए वो लंबवत अपर्दन करती हैं, वर्टिकल इरोजन करती हैं, या निम्नवर्ती कटाव करती हैं, या डाउनवर्ड कटिंग करती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक घटना है रिवर कैप्चर, सरिता अपहरण, वो भी इसी में होता है, इसी अवस्था में होता है, सरिता अपहरण। इसमें क्या होता है, अपर्दन चक्र की इस अवस्था में नदियाँ शीर्षवर्ती अपर्दन द्वारा क्या करती हैं, अपनी सहायक नदियों के जल को अपने साथ मिला लेती हैं, अपना शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके जल को अपने जल में मिला लेती हैं। तो जो उनकी ट्रिब्यूटरीज थी,
सहायक नदियाँ मीन्स ट्रिब्यूटरीज। किसी भी नदी की दो टाइप की नदियाँ होती हैं, एक जो उसमें मिल रही है वो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी, और एक जो उससे टूटकर दूसरी नदी में कन्वर्ट हो जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं। एक बात और समझ लीजिए, नदी की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक वर्ड होता है रिवर नदी, और एक होता है रिवर सिस्टम नदी तंत्र। तो नदी तंत्र क्या होता है? बहुत सारी नदियों का समूह, मतलब कि किसी भी मुख्य धारा का, मुख्य नदी में मिलने वाली नदियाँ तथा उससे टूटने वाली जो नदियाँ हैं, अलग जाने वाली, उन सब का जो एरिया होता है, बेसिन, वो क्या होता है? वो नदी तंत्र होता है। जैसे गंगा में मिलने वाली नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा में सबसे बड़ी यमुना ही है, ठीक है। गंगा में यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, इधर चंबल, और ये सब यमुना के द्वारा मिलती हैं गंगा में। तो ये सब क्या है? उसकी सहायक नदियाँ। इसी तरह से आगे चल के जब वो पहुंच जाती है बंगाल में, तब क्या होता है? वहाँ से एक नदी टूटती है और टूटकर पहले चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और गंगा बांग्लादेश में होके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो वो जो आपने एक नाम सुना होगा, हुगली नदी, ठीक है। हुगली क्या है? हुगली के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। तो हुगली नदी गंगा से टूटी हुई एक नदी है, एक शाखा है, जिसको बितरिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरी, और एक बितरिका जो उस मुख्य नदी से टूटी हुई नदी होती है। तो इन सब का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? नदी तंत्र या रिवर सिस्टम। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है कि रिवर क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, सहायक नदी क्या है, वितरिका क्या है, सहायक नदी का क्या रोल है, वितरिका का क्या रोल है। तो जो भारत के लोग गंगा सागर जाते हैं वो हुगली वाले गंगा सागर में जाते हैं, गंगा वाले गंगा सागर में नहीं जाते हैं। वो बांग्लादेश के थ्रू है, बांग्लादेश में गंगा जाती है और वहाँ से गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो गंगा सागर बनता है, ठीक है। तो इन बातों का भी ध्यान होना चाहिए। जो धार्मिक स्थान है, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं इंडिया में, मोस्टली वो भूगोल के बहुत बड़े स्थान हैं, बहुत स्थानों का दर्शन। जियोग्राफी इज़ द फिलॉसफी ऑफ प्लेसेस। फर्स्ट डे डेफिनेशन बताई थी। तो भूगोल क्या है? स्थानों का दर्शन। तो इसी प्रकार से भूगोल स्थानों का दर्शन कराता हुआ चलता है। तो आज देखिए जियोमॉर्फोलॉजी के किस पड़ाव में आके आपको स्थानों का दर्शन हुआ। गंगा सागर का दर्शन हो गया। अगर हम बात करें यूथ स्टेज की, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब धाम जो हैं वो कहाँ हैं? सब पूरा पहाड़ी क्षेत्र और नदियाँ, सब के आसपास से नदियाँ निकलती हुई अपनी युवा अवस्थाओं में ही बह रही हैं, और उन युवा अवस्थाओं में वो क्या भू आकृतियों का निर्माण कर रही हैं, वो आप उस स्थान पर देख सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी जगह पे जाएं, भू आकृति विज्ञान को अपने साथ रख के ज़रूर ले जाएं। फिर आप देखिए आपको भूगोल कितना आसान लगने लगता है, ठीक है। तो आपको ये रिवर सिस्टम और रिवर का मीनिंग समझ में आया। रिवर मीन्स ओनली वन रिवर। रिवर सिस्टम मीन्स कि हम एक बड़े तंत्र की बात, जैसे सिंधु नदी तंत्र, जब आप बुक पढ़ते होंगे उसमें ऐसा लिखा मिलता होगा, गंगा नदी तंत्र, तो आपको लगता होगा कि ये क्या तंत्र क्या हो गया। तो आपको समझना है कि पूरा एरिया और वो बेसिन, लास्ट में बेसिन बनता है, और बेसिन की शेप जो होती है वो लीफ जैसी मानी जाती है। निकलते समय भी नदी एक पॉइंट और गिरते समय भी एक पॉइंट, और रास्ते में क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ इसमें आके गिर जाती हैं, मिल जाती हैं, और एरिया बड़ा दिखने लगता है। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है, एक वजह होती है, एक कारण होता है कि क्यों ऐसा बेसिन बन के चला आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो आपको समझ में आने लगा होगा कि रिवर कैप्चर, पॉट होल्स, वाटरफॉल और रैपिड्स, वी शेप वैली और कैनियन, और गार्ज और कैनियन। गार्ज में आप देखिए सिंधु गार्ज, सिंधु नदी ने बनाया। शिपकीला, सतलज नदी ने शिपकीला बनाया, ये आपको ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्र ने कौन सा बनाया, ये आप ढूंढेंगे, ठीक। तो किसी भी नदी के मार्ग में जब कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई भी रास्ता, कोई भी स्थलखंड आता है, तो उसे काट कर अपना मार्ग निरंतर बनाए रखने का प्रयास करती है, और वही मार्ग जो उसने बनाया है वो आपको विभिन्न गार्ज और कैनियन के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे शिपकीला की बात की या सिंधु गार्ज की बात की, उनको आप आज एटलस में ढूंढेंगे कहाँ है, और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा गार्ज बनाती है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो इसकी यूथ स्टेज है, यूथ स्टेज में ही ये सबसे ज़्यादा इरोजन करती है नदी,
3 अवस्थाएं हैं, यानी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, या इसको जीर्णावस्था भी कह देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अपर्दन कर रही है वो किस में करेगी? यूथ में करेगी। आप खुद भी देख लीजिए कि यूथ, युवा, कोई युवा है तो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और जैसे जैसे वो ओल्ड एज में चलता चला जाएगा उसकी शक्तियाँ कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ भी यही है कि उसका जो नदी की शक्ति है वो कैसी है? वो यूथ स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए वो यूथ स्टेज में क्या करती है? सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है, और निक्षेपण वहाँ पर नहीं होता। निक्षेपण आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको अपर्दनात्मक कार्य मिलेगा। कल हम जब बात कर रहे थे लैंडफॉर्म्स के बारे में, भूआकृतिक प्रक्रम के बारे में, और आज भी हमने बात की है, तो हमने एक चीज़ का जिक्र इसमें किया कि इरोजनल वर्क और डिपोजिशनल वर्क। तो कोई भी भूआकृतिक प्रक्रम है, जैसे कि हम नदी की बात कर रहे हैं, तो वो 2 प्रकार के स्थलखंडों का निर्माण करेगा, इरोजनल वर्क करके इरोजनल लैंडफॉर्म, और डिपोजिशनल वर्क करके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो यूथ स्टेज था, इस यूथ स्टेज में इसने इरोजनल वर्क किया, तो उस इरोजनल वर्क के करने से जो भी लैंडफॉर्म बनेगा वो कैसा होगा? वो इरोजनल लैंडफॉर्म होगा। तो अब तो मुझे लगता है आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझ में भी आ रहा है। और जब ये गार्ज और कैनियन की बात हो रही है, उसी से में आई शेप वैली भी बन जाती है। माउंटेन को काटा उसने, यहाँ काटा तो काट के ये ऐसे बनेगा, आई शेप वैली बनने लगती है, और फिर धीरे धीरे ये जब चौड़ी होने लगती है यहाँ से, ये तब ये बी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई शेप और वी शेप दोनों नदियों द्वारा ही, रनिंग वाटर से ही बनता है। तो अब आपको यहाँ तक यूथ स्टेज में क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें इसकी प्रौढ़ावस्था की। तो जैसे ही अपनी प्रौढ़ावस्था में आती है जैसे ही अपनी प्रौढ़ावस्था में आती है तो क्या होगा? इसमें बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, और जो स्थल रूपों में भी परिवर्तन आने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रौढ़ावस्था में आते समय आते आते क्या होगा? इसमें कुछ चेंज ज़रूर आएंगे। चेंज क्या आएंगे? वो आप देखेंगे कि ढाल जो होता है वो मंद होने लगता है। वहाँ पर ढाल आपने देखा, खड़ा ढाल था, शार्प था वहाँ पर स्लोप, तो उसके प्रवाह में गति थी, वेग तेज था। यहाँ पे क्या होगा कि जब ढाल मंद होगा तो उसकी जो गति है, उसका जो प्रवाह है वो भी धीमा होगा, और जब धीमा होगा तो अपर्दनकारी शक्ति भी क्षीण होने लगेगी। यानी इरोजनल वर्क जो कर रही थी नदी, वो कैसा होगा? वो भी उसका कमज़ोर होने लगेगा। यानी ये नहीं कहा मैंने कि होगा नहीं, लेकिन उस तीव्रता से नहीं होगा जिस तीव्रता से युवा अवस्था में हो रहा था। और इस चीज़ को हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि चट्टानों की प्रकृति कैसी है, और उसका जो सक्रियता है, किसी भी प्रक्रम की सक्रियता पे निर्भर करेगा कि स्थलखंड किस प्रकार से बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा? उसकी जो अपर्दन की शक्ति है वो थोड़ी नहीं, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, और निक्षेपण की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। जब आप देखिए कि ढाल मंद हो गया, ढाल तीव्र था पहले, अब मंद ढाल हो गया, शार्प था जेंटल हो गया, और जब उसके वेग में भी कमी आ गई, तो क्या होगा? जो डिपोजिशन अपने साथ वो लेके आई थी, जो मटेरियल उसने तोड़ा था वो अपने साथ लेके जा रही थी, वो क्या करेगी? वो छोड़ना शुरू करेगी। कल आपने देखा था जो इरोजनल टूल्स होते हैं उनके द्वारा वो यहाँ से पहला उसने चट्टान को तोड़ा, और तोड़ के अपने साथ बहा के लेके चलती है। तो सारे जो टूल्स थे वो आप देखेंगे ऋषिकेश जब जाएंगे तब आप देखेंगे फुटहिल्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के बाद फिर ढाल मंद हो गया, तो उसका जो वेग है वो इतना तेज़ नहीं है कि उनको अपने साथ ले जा सके आगे। तो जो बोल्डर्स होते थे, ग्रावेल्स, पेबल्स, बोल्डर्स को वो छोड़ती है, ग्रावेल्स और पेबल्स और सैंड इनको फिर भी लेके जाती है। उनको आप देखेंगे हरिद्वार अगर आप जाएं, गंगा नदी में देखें तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई देते हैं जो आपके कॉबल्स और पेबल्स, ठीक है, और रेत उसमें आपको नहीं मिलती है। रेत अगर इन दिनों में वहाँ पे देखेंगे तो आपको पानी के साथ मिली हुई रेत दिखाई देगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें व्यवहार में हम जैसे देख रहे हैं उस व्यवहार को ही हमें अप्लाई करना होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यूथ स्टेज में आप देख रहे हैं कि घाटी का क्या हो रहा है, उसका जो अपर्दनकारी शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है और निक्षेपणकारी शक्ति है वो उसकी अब उसमें निक्षेपण होना स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए अब एक चेंज आएगा। पहले तो ये अपनी घाटी को गहरा कर रही थी, यानी वर्टिकल इरोजन हो रहा था,
और अब क्या होगा, ये दो बातें आपको बस विशेष ध्यान रखनी है कि जब वो अपनी यूथ स्टेज में होती है तो वर्टिकल इरोजन करती है, घाटी को गहरा करने की कोशिश करती है, डीपेस करेगी और डीपेस करने में इसको काटेगी, खोदेगी, ड्रिल करेगी तो पॉट होल्स बनने शुरू होंगे और घाटी गहरी होती चली जाएगी, आधार तल को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ठीक, अब वो अपनी जब यूथ के बाद मैच्योर स्टेज में आ रही है तो अपना दायरा बढ़ा रही है। ठीक है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, यूथ में थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। क्या, जब वो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ रही है तब क्या कर रही है, लैटरल इरोजन कर रही है, पार्श्वीय अपर्दन कर रही है, किनारों से अपर्दन कर रही है, वर्टिकल इरोजन नहीं कर रही, लैटरल इरोजन कर रही है। और आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, किसी मैदानी भाग में बहने वाली नदी को देख लीजिए, कितनी बड़ी क्षेत्र में बहती है। आप गंगा नदी को ही देख लीजिए, गंगा नदी को जब आप ऋषिकेश में आप देख रहे हैं तो कितनी संकीर्ण घाटी में बह रही है, जहाँ से राफ्टिंग करने लोग जाते हैं उस जगह पे आप देखिए कितनी संकीर्ण धारा में बह रही है। और आप यहाँ जब गंगा नदी को क्रॉस करके हरिद्वार जाते हैं, रास्ते में आप देखिए गंगा नदी कितना बड़ा, लगभग 1 किलोमीटर की अपनी वैली बना रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसने लैटरल इरोजन किया, पार्श्वीय अपर्दन किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब अपनी प्रौढ़ावस्था में नदी मैच्योर स्टेज में होती है तो क्या करती है, वो पार्श्वीय अपर्दन करती है, किनारों से अपनी साइड से अपर्दन करती है, अपना लैटरल इरोजन करती है, या आप कह सकते हो क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। और इस स्थिति में नदी क्या करती है, पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करने लगती है। ठीक, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि नदी के किनारों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर नदी के 2 किनारे होते हैं, सब जानते हैं, इसमें क्या नई बात है, लेकिन है नई बात यह है कि भौगोलिक तरीके से हम देखेंगे नदी के किनारे तो हमें अंतर दिखाई देगा। उसका एक किनारा इरोजनल और दूसरा किनारा डिपोजिशनल होता है। दोनों किनारों पे आप एक समान तरीके से नदी में प्रवेश नहीं कर सकते। एक किनारे में जाएंगे तो आपको कुछ जमाव सा दिखाई देगा और दूसरे में आप देखेंगे तो खड़ाकार दिखाई देगा। ये ज़्यादातर नदियों में ऐसा होता है, उसका एक किनारा इरोजनल और दूसरा किनारा उसका डिपोजिशनल होता है। ठीक है, तो मैदानी भागों में क्या हो रहा है, नदियाँ अपनी घाटी को चौड़ा कर रही हैं, गहरा नहीं कर रही हैं। इस बात पे आपको ध्यान देना है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण भी आपको समझ में आ रहा है कि इनका वेग कम हो रहा है और ढाल भी कम हो रहा है। तो वो क्या करेंगी, मैदानी भागों में जब बहेंगी तो उनका जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा और वो पार्श्वीय अपर्दन करेंगी, अपने पार्श्वों से अपर्दन करेंगी, घाटी चौड़ी होती चली जाएगी। युवा अवस्था में घाटी गहरी और नैरो पतली संकरी रहती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में घाटी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन गहराई उसकी कम होनी शुरू हो जाती है और निक्षेपण होना शुरू हो जाता है और नदी पहाड़ से मैदान की तरफ, मैदान में प्रवेश कर जाती है। और उस समय वो क्या करती है, जो जमाव करती, निक्षेपण की बात हुई तो पहाड़ से, ये कोई पहाड़ी भाग है मान लीजिए, यहाँ से नदी जब यहाँ गिर रही है तो क्या करेगी, इस भाग में निक्षेप जो उसके पास था, अभी मैंने आपको बोला कि फुटहिल में वो जमाव कर देती है, तो यहाँ पे वो निक्षेप जमा कर देती है, ये जिसको जलोढ़ पंखा कहते हैं। एलुवियल फैन, पंखे की जैसी आकृति वाला जमाव होता है, इसलिए इसको फैन कह देते हैं, एलुवियल फैन या जलोढ़ पंखा। इसी तरीके से दूसरी आकृति बनती है कि जब पहाड़ से, कोई भी ये पहाड़ी भाग है, यहाँ से नदी जब गिर रही है, यहाँ से पानी आप ऐसे मान लीजिए ऊंचे भाग से नीचे भाग की तरफ, मान लीजिए ये कोई ऊंचा भाग था और यहाँ से धारा ये गिर रही है, जब धारा गिरेगी तो क्या करेगी, वो जमाव इस तरह से जमाव भी कर देती है। ये कोई नदी, कोई चट्टान है और वो इस तरह से जमाव कर देती है, ये यहाँ पर ये तो इसको एलुवियल कोन कह देते हैं, जलोढ़ शंकु कह देते हैं। ये पूरा जमाव रहता है और यहाँ से नदी आ रही होती है ऊपर से। ठीक है, तो एलुवियल फैन और एलुवियल कोन ये कहाँ हो रहा है, जब नदी अपनी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रही है और पहाड़ को छोड़कर मैदान में प्रवेश कर रही है, तब मैदान और पहाड़ों का जो संगम है वहाँ पर क्या होता है, एलुवियल फैन और एलुवियल
कोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब एलुवियल फ़ैन, बहुत सारे एलुवियल फ़ैन मिल जाते हैं, तब एक बन जाता है पीडमॉन्ट प्लेन। ये आपको ध्यान रखना है। एक और इसमें, जिसको हम गिरपदीय जलोढ़ मैदान कह देते हैं, गिरपदीय जलोढ़ मैदान या पीडमॉन्ट प्लेन, पीडमॉन्ट प्लेन, ये आपको ध्यान रखना है। पीडमॉन्ट पीडमॉन्ट प्लेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब? जब बहुत सारे जलोढ़ पंखा, एलुवियल फ़ैन, एलुवियल जलोढ़ क्यों कहा? जलोढ़ मिट्टी, जल से बनने वाली, जल के द्वारा लाए गए जमाव से बनने वाला जलोढ़, ठीक है। जलीय भाग यानी नदियों के जो बेसिन होते हैं, नदियों के जमाव से जो मिट्टी बनती है, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो जल के द्वारा लाए गए अवसादों से बनने वाली जो आकृति है वो जलोढ़, एलुवियल। और वो फ़ैन की शेप की है तो फ़ैन, पंखा, और वो कोन की शेप की है तो शंकु। तो एलुवियल फ़ैन एंड एलुवियल कोन। और जब कई सारे एलुवियल फ़ैन्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? गिरपदीय मैदान या पीडमॉन्ट प्लेन बन जाता है। ये कब हो रहा है? ये इसकी मैच्योर स्टेज में हो रहा है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है और ढाल की वहाँ पर कमी होती चली जा रही है, तो क्या करेगी? रास्ता खोजेगी अपने लिए और बिसर्पाकार इस तरह से बहना शुरू कर देती है, ठीक है। जहाँ जहाँ उसको ढाल मिलता है बहती चली जाती है। तो इसमें ये बल बन जाते हैं, इसमें बल खा के चल रही नदी ऐसे बोलते हैं, ये बन जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे मोड़ बन जाते हैं, तो इन मोड़ों को क्या बोल देते हैं? विसर्प बोल देते हैं, मियांडर्स, ठीक है। विसर्प, नदी विसर्प, मियांडर्स, मियांडर्स कब बन रहे हैं? प्रौढ़ावस्था में, मैच्योर कंडीशन में। अब क्या हो रहा है? मोड़, ये वाले मोड़ इनके अधिक घुमाव हो जाने के कारण कई बार नदी इन्हें छोड़ के और सीधी आगे बह जाती है। नदी में ये इस तरह से बह रही थी, और इसको थोड़ा मोड़ बना दूं गहरा। ये ऐसे बह रही थी, तो जब मोड़ ज़्यादा हो जाता है तो इसको छोड़ के सीधी निकल जाती है। तब क्या होता है? अगर इसको छोड़ के सीधे ऐसे निकल गई, ठीक है, ये ऐसे एक शेप बच गई, अर्धचंद्राकार, हाफ मून शेप में, और इसमें पानी है ही भरा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं? इसको नदी छाड़न झील, या बैल के खुर के जैसा है तो इसको ऑक्सबो लेक भी बोल देते हैं, ठीक है। कई जगह इसको चाप झील लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। चाप एक आर्क की तरह बनी हुई है, तो चाप झील, आर्क लेक, या गोखुर झील, या ऑक्सबो। इसको सबसे अच्छा नाम आपको इसको ऑक्सबो लेक ही मिलेगा। और कई बार ऐसे ही पूछा गया, नदी विसर्प के द्वारा बनी अर्धचंद्राकार झील को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये कब हो रहा है? नदी की जो प्रौढ़ावस्था है। और क्या करती है? इसके पास अवसाद होता है, सिल्ट, सैंड, ये सब होते हैं, इनको अपने किनारों पर जमाती रहती है। तो किनारों पर इनके अवसाद जम जाता है, एक लेयर बन जाती है, तो जिससे क्या होता है? बाढ़ से सुरक्षा हो जाती है। तो इसको क्या बोल देते हैं? तटबंध। और प्राकृतिक अवस्था में, प्रकृति द्वारा यानी अपने आप बन रहे हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं प्राकृतिक तटबंध, लेवीज, प्राकृतिक तटबंध या लेवीज, प्राकृतिक
तटबंध, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बाढ़ों से रक्षा हो जाती है, प्राकृतिक तटबंध। अगली अवस्था इसकी क्या आ रही है? अगली अवस्था इसकी आ रही है जीर्णावस्था या ओल्ड स्टेज या वृद्धावस्था भी कह सकते हो। तो जब प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में नदी प्रवेश कर रही है तब क्या हो रहा है, जो इसकी और हाँ, एक बात और, प्रौढ़ावस्था में नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है और वृद्धावस्था में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं और एक साम्यावस्था की परिच्छेदिका का निर्माण हो जाता है, जिसको इक्विलिब्रियम प्रोफाइल उसकी बोल देते हैं। और इस समय कटाव बिल्कुल बंद हो जाता है, पूरी तरह से निक्षेपण कार्य ही होता है, यानी परिवहन शक्ति इसकी वेग कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो नदी के पास अवसाद का भार है, निक्षेप जो सेडिमेंट्स है उसको वो जमाव करने लगती है, छोड़ने लगती है और आप कह सकते हो कि अपनी अंतिम अवस्था में है, वृद्धावस्था है, जीर्णावस्था, और कहाँ जा रही है, समुद्र में मिलने के लिए तैयार है। तो क्या करेगी, ये अपने मुहाने पर बहुत सारा सेडिमेंट छोड़ देगी, ठीक है, जिसको हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो नदी की तीनों अवस्थाओं में आपने देखा कि क्या स्थितियां हो रही हैं। डेल्टा का जो निर्माण हो रहा है वो नदी की अंतिम अवस्था या जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। अब इसमें एक चीज़ और ये रही कि अब इसी भाग में रास्ते में कुछ ऐसे कठोर चट्टानें यहाँ कहाँ कहीं दूर दूर बिखरी दिखाई देती हैं, जिन पे नदी की शक्तियाँ पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाने के बाद भी उनको वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाती। तो वो ऐसी स्थलाकृतियाँ, छोटे छोटे टीले टाइप के, जो सामूहिक रूप से ना मिलकर अलग अलग मिलते हैं, उनको संयुक्त राज्य अमेरिका के मोनार्ड नाक, जो अपलेशियन क्षेत्र का मोनार्ड नाक पर्वत है, उसके नाम पर मोनार्ड नाक की संज्ञा दे दी जाती है, मोनार्ड नाक कह दिया जाता है। तो वो कुछ ऐसी चट्टानें रास्ते में रह जाती हैं जिनका अपर्दन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और जो स्थलखंड था वो अंतिम अवस्था में समप्राय मैदान या पैनी प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी नदी की अवस्थाएं कि वो युवा अवस्था में किस तरह से काम कर रही है, प्रौढ़ावस्था में क्या काम हो रहा है और जीर्णावस्था में क्या काम हो रहा है। तो आपने देखा कि युवा अवस्था में ही अपर्दन कार्य सबसे ज़्यादा होता है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में अपर्दन का काम बहुत कम हो जाता है। युवा अवस्था में निक्षेपण की क्रिया नहीं होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में निक्षेपण की क्रिया होने लगती है। प्रौढ़ावस्था में इसके बाढ़ के मैदान भी बन जाते हैं, जहाँ जगह जगह आपने देखा होगा कि जमाव रहता है और उनमें खेती हो जाती है, तो वो नदी से निर्मित मैदान ही होते हैं, बाढ़ के मैदान उनको बोल देते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नदी ने किस तरह से अपनी यूथ स्टेज में कैसा इरोजन किया, इरोजन के टूल्स का कितना इस्तेमाल किया। इरोजन टूल्स का जो इस्तेमाल है वो जो यूथ स्टेज में ही करती है, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक इरोजन के टूल्स जो हैं वो उसके पास रहते नहीं है, वो खुद चट्टान चूर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डिपोजिशन हो जाता है, उनका जमाव हो जाता है विभिन्न स्थानों पर। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें बात आती है कि जो नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे याद करें। उसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल में आप लिख लेंगे, एक तरफ शक्तियाँ लिख लीजिए, शक्तियों को आप फोर्सेस लिख सकते हैं, शक्तियाँ लिख दीजिए। दूसरे में आप क्रियाएं या प्रक्रियाएं लिख दीजिए। और तीसरे में आप क्या लिखेंगे, स्थल रूप। आज मैंने सब हिंदी में लिख दिया, स्थल रूप। और स्थल रूप में आप दो प्रकार के, अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक।
ठीक है, इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। और सबसे ऊपर आप लिख दीजिए इसमें लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं द वर्क ऑफ रिवर, नदी का कार्य या नदी के कार्य। नदी के कार्य तो हैं सारे ही। यहाँ पे आप शक्तियाँ, इनको आप फोर्सेस लिख सकते हैं, इनको आप क्रियाएं या प्रोसेसेस लिख सकते हैं, और इनको आप लैंड फॉर्म्स, और यहाँ इरोजनल, और यहाँ डिपोजिशनल। ठीक है, अब आप देखिए शक्तियों में क्या लिखेंगे, रनिंग वाटर या बहता हुआ जल या नदी। ठीक है, रनिंग वाटर, या रिवर, या बहता जल, या नदी, यही तो करेंगे। अब देखिए क्रियाएं क्या, प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताइए। जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपर्दन हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है किस तरह से हो रहा है, परिवहन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो क्या हुआ, वो अपर्दन वाला काम हुआ। और अपर्दन का काम किस नदी जब कर रही है, पानी किसी चट्टान से मिल रहा है, तो क्या क्या होगा उसमें, एक तो अपघर्षण होगा, एब्रेशन। भाई जो चट्टान टूट कर जा रही है तो वो अपने बेड को नुकसान पहुंचाएगी, पॉट होल्स ड्रिलिंग ये सब हो रहा है, तो ये कौन करता था, अपघर्षण करता था, एब्रेशन करता था। तो आप एब्रेशन लिख दीजिए यहाँ, अपघर्षण, एब्रेशन, अपघर्षण। दूसरा सन्निघर्षण, जो चट्टान का जो इसमें टूल्स हैं या जो चट्टान के टूटे हुए भाग हैं वो आपस में भी रगड़ खाएंगे, तो यहाँ पे एट्रिशन। एट्रिशन, सन्निघर्षण। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी हो रहा है, पानी इसको घोलीकरण भी कर रहा है, तो घोलीकरण, सॉल्यूशन। और अगला जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। एक्शन। ठीक है, इस टाइप से टेबल सारे लैंड फॉर्म्स का बनाएंगे। और 5 हैं, पाँचों का आपने एक एक पेज बना लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, जिसमें कि शक्ति कौन सी है, क्रियाएं इसमें किसके साथ क्या क्या हो रही हैं, उसके साथ लैंड फॉर्म्स में इरोजनल लैंड फॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स कौन कौन से बनेंगे। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले इसमें वी शेप वैली, तो आप लिख दीजिए इसमें वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। ठीक है, गार्ज, कैनियन, और गार्ज कैनियन, ये सब क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। जलप्रपात और छिप्रिकाएँ यानी वाटरफॉल्स और रैपिड्स, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, जलप्रपात और छिप्रिकाएँ।
नदी विसर्ग, ठीक है, नदी विसर्ग यानी म्यांडर, म्यांडर्स, स्ट्रक्चरल बेंच, संरचनात्मक सोपान। ये क्या होता है, इसको यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। चट्टानों के विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, कहीं हार्ड कहीं सॉफ्ट। तो क्या होता है, जो सॉफ्ट पार्ट है वो नदी के द्वारा कट जाता है और एक स्ट्रक्चरल बेंच, संरचनात्मक सोपान की स्थिति बन जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये और यहाँ पर ऐसी आकृति बन जाती है, आप ऐसे मान सकते हैं। ये यहाँ से नदी बह रही है और बह कभी वो यहाँ से रही थी, इसने इन भागों को काट दिया। इन भागों को काटने के बाद क्या हो रहा है, जो सॉफ्ट पार्ट था इसमें उसने काट दिया, तो ये स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान की स्थिति बन गई, ये वाली स्ट्रक्चरल बेंचेस। ठीक है। अब कुछ भाग हमारे पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी होते हैं, जिनमें आप लिख दीजिए जलोढ़ पंखा, जलोढ़ शंकु, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, जलोढ़ पंखा, जलोढ़ शंकु, ठीक है। जलोढ़ पंखा, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, इतने सारे जो निक्षेपण द्वारा बनने हैं। लिख दीजिए इसको भी, बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन और आपका प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध और अगला डेल्टा। ठीक है। इस टाइप से आपने एक टेबल बना लिया और डायग्राम साथ साथ लगभग मैंने आपको बताई थे सारे कि किस टाइप से बनाने हैं। डायग्राम बनाने की तो बात आगे आएगी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर या वर्क ऑफ रिवर या वर्क ऑफ या नदी का कार्य, ठीक है, या वर्क ऑफ रनिंग वाटर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या वर्क ऑफ रिवर। तो इसमें देखा कि फोर्स कौन सा काम कर रहा है, रनिंग वाटर कर रहा है, नदी कर रही है। क्रियाएं क्या, प्रोसेस क्या हो सकते हैं इसमें, अपघर्षण हुआ है, सन्निकर्षण हुआ है, सॉल्यूशन गोलीकरण हुआ है, जलगति क्रिया ये हुआ है, यानी कि एब्रेशन, एट्रिशन और सॉल्यूशन और हाइड्रोलिक एक्शन। उसके बाद लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे, लैंडफॉर्म दो टाइप के बन सकते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल में आपने जो भी इरोजनल देखे कि अपरदन की शक्ति के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म बने और निक्षेपण के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म बने। ये एक टेबल या चार्ट जो भी कहीं आप निकल के आया, इसको आप एक पेज पे अपना बना लें और एक पेज पे जो अलग अलग आप देखेंगे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, मैरीन वेव्स और विंड्स, ये 5 का मेन है। इनका बना के एक चार्ट पे लगा लें और वो चार्ट अपना दीवार पे कहीं लगा लें जहाँ पढ़ रहे हैं। डेली आपको दिखते रहेंगे कौन कौन से हैं, इरोजनल कौन सा है, डिपोजिशनल कौन सा है, कौन सी क्रिया से कौन सा बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रहेंगी, कभी नहीं दिमाग से निकलेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है तो आपको ध्यान रखना है। तो आज आपने स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा कि स्थलाकृतियाँ क्या हैं, कैसे उनका कैसे बन रही हैं, कैसे उनका विकास हो रहा है, विकास की क्या अवस्थाएं हैं और भू आकृति विज्ञान में क्या प्रासंगिकता है उनकी। और भू आकृति विज्ञान को हमने इन स्थलाकृतियों के बहाने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया, क्योंकि हम स्टार्टिंग से चले थे, रिलीफ से चले थे। तो ये जो रिलीफ हैं वो रिलीफ सारे कौन से हैं, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर, जो आज आपके सामने नाम और पहचान के साथ आए, आपको याद हो जाने चाहिए। तो आज आपको मुझे लगता है सारे रिलीफ क्लियर हो गए होंगे। रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या था, रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या था और रिलीफ ऑफ
थर्ड ऑर्डर किया था। अब आपकी कैटेगरी भी बन गई कि रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर महाद्वीप और महासागरों के रूप में आपको मिले। उन पर जब आंतरिक क्रियाएं हुई, एक्सोजेनेटिक इंडोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं वो शक्तिशाली हुए, तब क्या बना? सेकंड ऑर्डर। और जब सेकंड ऑर्डर पे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ने काम किया, तब क्या बना आपका? थर्ड ऑर्डर। तो सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आज आपने देखे कि किस प्रकार से लैंडफॉर्म्स या जो रिलीफ हैं वो हैं, और उन्हीं सारे रिलीफ का जो साइंटिफिक स्टडी है या जो अध्ययन है वो हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब इतना समझ में आया होगा आपके, और इसी क्रम को हम नेक्स्ट अपना बढ़ाएंगे। और जियोमॉर्फोलॉजी हमारा लगभग एंड होने वाला है, 1 या 2 लेक्चर में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम अपना क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक करेंगे। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी जितना हो गया इसको सारा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट 3 डेज मेरा क्लास नहीं होगा, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितना आज तक करा दिया है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में जो मैकेनिज़्म है फोर्सेस का वो क्या है, और फोर्सेस का मैकेनिज़्म ही जियोमॉर्फोलॉजी है। डिफरेंट जो फोर्सेस आपने इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक पढ़ा है उन्हीं का सारा काम हम लोग ने पढ़ा है। किसके रूप में? लैंडफॉर्म्स के रूप में। जो भी इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक की क्रिया है उनका रिजल्ट ही तो लैंडफॉर्म्स होते हैं, और वही लैंडफॉर्म्स की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो इनमें आते हैं, लेकिन आप उनको अगर समझते रहेंगे तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस बुक्स की बात है तो आप NCERT ओल्ड और न्यू जरूर लें और उससे ही अपनी पढ़ाई शुरू करें। उसके बाद जो भी आपको बुक अच्छी लगे, मार्केट में बहुत सारी आती हैं, जो आपको अच्छी लगे आप उससे रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो NCERT न्यू और ओल्ड है और GC लियोन, ये मस्ट है, यहाँ से पढ़ाई अपनी शुरू कीजिए। उसके बाद में देखिए क्या होता है। इतना कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब आपके NCERT दूर कर देगी, कठिन शब्द हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।